खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे, आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है उंगली में, उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदानवाद चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि कंगना तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई, तो मैंने भी कहा कि यार आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज निट सर्कल हो और आप लोग काफ़ी मतलब नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा हम कुछ ऐसे ही आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का, वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में, फिर मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। देखिए वो लोग कहते हैं जो खानदान वाले बच्चे होते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, ये सब की ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है, तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पर उनका लॉन्च होता है, तो फ़र्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी देखने का नज़रिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नज़रिया है ज़िंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया के नज़रिए से नहीं देखते हैं। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो सबका है इंडिया में। तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं। मैंने 50,000 लड़कियों को ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई भी एक भी निकल के नहीं आया, ये वाहियात है। बिकॉज आपका नज़रिया है, वो ज़रूरी नहीं है ये सच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब लेकिन हो सकता है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगे जो कि बिल्कुल रॉ हो, जो कि जब मुझे अनुराग बासु ने देखा था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऑडिशन में जो है रिजेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया है। लेकिन जब मुझे शेखर कपूर जी ने देखा गैंगस्टर से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। अनुराग बासु ने मुझे देखा तो कहते कि अरे वाह तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। तो जबकि मैंने ऐसे मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिंपल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं, तो अपना अपना नजरिया होता है। अभी वही चीज़ जो है अनुराग बासु को अच्छी लगी, वही किसी को अच्छी नहीं लगी। आदित्य चोपड़ा ने आपको कहा कि आप तो 10 साल में भी कहीं नहीं पहुंच सकती। हाँ, उन्होंने रिक्कू जी को कहा था, वो मुझे गैंगस्टर के बाद वो मुझे आदित्य चोपड़ा जी से मिलाने लेके गए थे। तो फिर आदित्य जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सुल्तान ऑफर की, कहते कि कंगना बट मुझे सबसे पहले ये बात एडमिट करनी है कि मैं जब तुमको पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा कि इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ये कहना करण जौहर जी का कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। करण जौहर जी तो आपकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाया था। मेरी अंग्रेजी का तो सारे मजाक उड़ाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और खानदान की नहीं है, खानदान कैसे होते हैं, वरुण धवन, सैफ अली खान, इन्होंने भी पब्लिकली मजाक उड़ाया था। तो वरुण सैफ तो मेरे दोस्त हैं और उनको मैंने ओपन लेटर भी लिखा था। लेकिन ये आई थिंक ये जो विवाद है ये आइडियोलॉजीज़ का है, विचारों का है, लोगों का नहीं है। सैफ तो इतने अच्छे मित्र हैं, उनके घर अक्सर आना जाना रहता है और अभी अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को छेड़ेंगे भी इस बात को लेके। लेकिन ऐसे कोई हम लोगों में किसी तरह का बिटरनेस नहीं है। लेकिन करण जौहर के बारे में तो आप वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग मार सकती है ना, अभी तो और जलील करना है तुमको। और आप घी डाल रहे हैं उसमें पूरा। हिम्मत, इतने गट्स, इतना कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया?
कॉन्फिडेंस और हिम्मत सब में होती है। हम लोग डरते किस चीज़ से हैं? क्यों हम कुछ खो देंगे। क्या खो देंगे हम? वो होती है हमारी फैमिली, उनका प्यार, उनकी इज्जत, उनके भावनाएं। इससे हमेशा हर लड़की डरती है। और अदरवाइज डर किस चीज़ का? किससे डरना? वो इंसान ही तो हैं, जो आप ही की तरह तो हैं बिल्कुल। तो जब ये चीज़ों से इंसान आगे आ जाता है, उभर के आ जाता है, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है हर उस इंसान के लिए जो कि उसको हमेशा समाज में इंसान को बड़ा संभल के चलना पड़ता है। जैसे रस्सी की तरह समाज होता है, खासकर लड़कियां। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे नहीं बोल सकती, कर सकती, खड़ी हो सकती किसी चीज़ के अगेंस्ट, लेकिन आपके दिमाग में हज़ार चीज़ें आएंगी। वो हर हज़ार चीज़ें वो होंगी जिनके प्रति आप भावुक हैं, आप प्रेम करती हैं उनसे यार। तो इंसान कॉन्फ्लिक्टेड रहता है। मेरी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो हिम्मत रखती हूँ कि हाँ, आपको मेरे पेरेंट्स मुझे गलत समझेंगे तो अभी के लिए समझ लें, आप मेरा समाज मुझे गलत समझेगा तो अभी के लिए समझ लें, हाँ मैं गलत हूँ। तो मुझे वो हिम्मत है, जबकि वो अच्छी नहीं है वो स्टेट जब आपको लगता है कि सब आपको ऐसा समझते हैं, आपने सबको लेट डाउन कर दिया, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, आपके आसपास कुछ भी नहीं, आप अकेले रह गए, इतना सब आप अपनों के ही अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ऐसी आपकी खुद की भावनाओं की ठेस होती है। लेकिन वो है, मुझे लगता है कि मुझे सच के ही साथ में रहना है। तो ऐसे मैं अभी तक तो मैनेज कर रही हूँ। पर तो वो लाइन बिल्कुल फिट होती है ना, जो करना था करगी, कित जाके मर गई। वो मेरे गाने की लाइन है। आई होप अभी मैं थोड़ा, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। आई होप कुछ मुझे एक बम्पी राइड ना मिले, थोड़ा सा आराम भी मिले ज़िंदगी में। आराम है ही नहीं मेरी लाइफ में बिल्कुल। लेकिन अगर हिम्मत दिखानी है तो आराम कैसे मिलेगा? बस वही अगर है। सबसे टकराना है, बगावत करनी है तो आराम कैसे मिलेगा? मैंने वैसे जान के तो मैं बगावत नहीं करती, पर मेरे ऐसे जैसे मैंने कहा, रास्ते में अब या तो फिर आप रुक जाएं या तो फिर आप बगावत करें, कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहता। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम एक डायलॉग, एक नारा लगाया करते थे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मुझे लगता है आप पर ये बिल्कुल फिट होती है बात। आप पे भी फिट होती है रजत सर। और नंबर 2, अवार्ड फंक्शंस 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। क्यों फ्रॉड कहा आपने? 1 नंबर के फ्रॉड हैं, सब के सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी सीईओज हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूँ। और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज़ में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। सब तरह के ये कभी कोई सब ये बहुत गलत एनवायरनमेंट है ये अवार्ड्स का, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो सिर्फ नेशनल अवार्ड लेने आप जाती हैं? हाँ, नेशनल अवार्ड का मुझे एक तो सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ, नेशनल अवार्ड्स में एक तो कोई टीआरपी का चक्कर नहीं होता कि टीआरपी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस करो, ये वो कुछ नहीं। अगर आप नहीं भी आएंगे, आपको पता है, जब मैं किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाऊं, जो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस हैं, 50 से 60 लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, वो भी इंडस्ट्री के बिगेस्ट जो भी है 50 से 60 लोग। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, मीडिया हाउसेस जो हैं, धमकाते हैं आपको बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना क्या हो गया है, आपको क्यों चाहिए कि मैं आऊँ वहाँ पर? क्योंकि ये सब टीआरपी का चक्कर है। लेकिन नेशनल अवार्ड में आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ, किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई। तो दूरदर्शन पे आता है और इस तरह का कोई टीआरपी का चक्कर नहीं है, तो मुझे जाना अच्छा लगता है। ये एक बोझ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को घर पे कोई काम है, मुझे नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं मुझे 50 लोग फोन कर रहे हैं, मुझे परेशान कर दिया है। जो नहीं जाता उसको ज्यादा बुलाते हैं। हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बड़ा ईगो हो गया है कि कंगना अवार्ड फंक्शन में नहीं जाती, अच्छा हुआ नहीं जाती, हमारे में आएगी अब। ये बहुत चल रहा है आजकल। तो दो लोग दोस्ती, लेकिन मेरे अवार्ड फंक्शन में नहीं आ रहे तू। लेकिन यार, ये भी तो अवार्ड फंक्शन ही है। तो कभी ऑस्कर मिलेगा तो जाएंगी? मुझे ऑस्कर का बिल्कुल कोई क्रेज नहीं है, और अगर मुझे कभी ऑस्कर मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने देश में, अपने देशवासियों के लिए राष्ट्रपति से जो पुरस्कार मिलता है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा है। कंगना, आप चाहे डायरेक्टर्स हो, आपका डायलॉग है ना, मर्द को दर्द होना चाहिए,
तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं हैं तो बहुत सारे, लेकिन ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूं। ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना से मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, उन्होंने इमेजिन किया और मुझे सिली एक्स कह दिया। उसने जो है मुझे एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में उसने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए और सारी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें मुझे कहा जाए कि ऋतिक रोशन जी मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि आप वो सिली एक्स नहीं है जिसका मैं नाम ले रही थी। तो सबसे पहले उसको क्यों लगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ? मैंने किसी सिली एक्स के बारे में बात की। उसने कहा वो मैं ही हूँ। उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि नहीं, सिली हैं या एक्स हैं? उसने कहा मैं दोनों हूँ और मैं पोप को डेट कर लूंगा लेकिन इसको डेट नहीं करूंगा। और इस तरह के उन्होंने वो लिखे और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं ऐसे ऐसे फोटोज़, ऐसे ऐसे वीडियोज़ लीक कर दूंगा कि इसको शर्मिंदा कर दूंगा। तो फिर मैंने और मेरे लॉयर ने उससे पूछा कि आपने 7 साल जो है एक दूसरे के साथ काम किया है, 2 फिल्मों में काम किया है और आप कह रहे हैं कि इसको जानते ही नहीं हैं और आपको क्यों लगता है कि आप वो सिली एक्स हैं और आपसे किस बेसिस पे माफ़ी मांगी जाए? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और नहीं तो आपको लगता है कि आपको केस करना है तो आप केस करिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप केस करो, क्योंकि माफ़ी तो नहीं मांग सकते। अब रजत सर, ये कुछ अच्छा लगता है कि मैं बुलाऊं मीडिया को और बोलूं कि ये वो सिली एक्स थे, ये इनको इंट्रोड्यूस करूं पहले ऋतिक रोशन को कि हाँ यही सिली एक्स हैं और अब मैं इनसे माफ़ी चाहती हूँ। सबसे पहले नहीं, वो थे या नहीं थे, असलियत क्या है? मैं आपको असलियत बता रही हूँ कि उसने फिर कहा इसका अफेयर मुझसे नहीं था, इसका अफेयर किसी और से था। वो इसने इमेजिन किया है। मैंने कहा इमेजिन किया है तो इमेजिन तो इंसान तब कर सकता है जब वो किसी को ना मिले। आपको हम रोज सेट पे मिलते हैं, आपको जानते हैं, तो इमेजिन कैसे हो गया? फिर हम वो बंदा जो है प्रूव करके दिखाएंगे। फिर वो साइबर क्राइम खुद चले गए, खुद नोटिस भेजा, खुद साइबर क्राइम चले गए, खुद कहते हैं कि एक इम्पोस्टर है, जिस इम्पोस्टर से ये जो है खुद अफेयर कर रही थी, हम वो इम्पोस्टर निकाल के दिखाएंगे। इम्पोस्टर तो कोई निकाला नहीं, उन्होंने बातें की दुनिया भर की और इम्पोस्टर कोई निकाला नहीं। अब जब इम्पोस्टर निकला नहीं कोई, तो उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको एक एक करके उनकी बात बताता हूँ। नहीं सर, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि उस बंदे का एक ही एजेंडा था कि उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप था। उसने 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्वीन की रिलीज से पहले ऐसे बताइए ना तो बात समझ में भी आ रही है। तो मैं बता रही हूँ, क्वीन की रिलीज से पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ। सबसे पहले तो कहता मेरी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं इस फ़ोन से बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं इस अकाउंट से करूँगा, उस अकाउंट से करूँगा। जब डिवोर्स हो गया तो कहता तुम कौन, तुमको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानते तो ठीक है, इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। लेकिन अब खुद के दिल में चोर है कि इस लड़की ने अगर कभी अपना मुंह खोला तो इसका मुंह बंद करो। अब तो वो बंदा 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। कहां से वो मेल लिखे थे उसने? जब मेरे पास किसी को एक मेल लिखने का टाइम नहीं, कोई कैसे लिखेगा? जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो उस टाइम पे मैं वहां पे एक स्क्रीन राइटिंग का कोर्स कर रही थी। तो जनवरी फरवरी में 2014 की बात है। तो उस टाइम पे उसके डिवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग मेल्स करते थे। 3-4 मेल उसमें से मेरे थे, बाकी सबके सब खुद लिखे। 2 साल उसने ये अपनी फाइल बनाई कि मैं इस लड़की का ये ऐसा केस करूंगा। अभी चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद आप नहीं, आप मैंने क्या आपको नोटिस भेजा? क्या मैंने आपको कहा कि मेरा आपका संबंध था, मुझे आपसे कुछ चाहिए या मुझे आपसे समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए या कोई किसी तरह कुछ? मुझे तो आपकी कुछ पड़ी नहीं हुई है। आप खुद सामने से नोटिस भेजते हैं। फिर जब आपकी कोई वहां पे बात नहीं बनती, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, तो वहां से खिसिया के कहते हैं अच्छा मेरा एक और भी प्लान था, मैंने ये सब मेल लिखे हैं तो मैं ये मेल रिलीज कर देता हूँ। खुद ही मेल सारे रिलीज कर दिए, खुद ही। आपको शर्म नहीं आती है? आप अपने से 15 साल की छोटी लड़की को कहते हो मैं तुम्हारे फोटो रिलीज कर दूंगा। बच्चे इस कॉलेजेस में भी ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे ये इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसके बाद में वो 1000 मेल जो है सब रिलीज करके बैठ गए। कहते ये मेल किसको भेजे थे? ये मेल इसने एक ऐसे बंदे को भेजे थे जो कि इसको बेवकूफ बना रहा था और उस बंदे ने मुझे ये मेल भेजे। अरे वाह, तो तुम उस बंदे को जानते थे? नहीं, वो बंदे ने मुझे भेज दिए तभी ये मेरे पास आए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, तो तुम उस बंदे की शक्ल दिखाओ, उस बंदे को तुम सबके सामने लेके आओ। तो उस बंदे को फिर खिसिया के बैठे हुए हैं। अब ना कोई वो बंदा है, ना कोई उनको मिला है। अब चुपचाप बैठे, कोई पूछे कि क्या हुआ इस केस का, हमारी तो डिग्निटी खत्म हो जाएगी, हम इस बात के बात करेंगे। देखिए नहीं रजत सर, अब उनकी भी तो बात सुन लीजिए। नहीं, मैं उनकी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन उसके
उसको अपने बाप के पैसे का इतना घमंड है, उसी के ही करके ये इतना हवा में वो बातें करते हैं ये लोग। उसके पिताजी ने मुझे कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मैं ये लड़की को एक्सपोज करूंगा। 1 साल हो गया है और मैं वेट कर रही हूं कि वो मुझे एक्सपोज करे। आपकी बात सही है, 1 साल से उन्होंने जरूर कहा है, लेकिन एक्सपोज नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपकी अदालत में आए, कुछ एक्सपोज करें। बिल्कुल, बुलाइए उनको और पूछिए उनको कि आपके ग्रैंड डॉटर की एज की लड़की, आपने कहा, इतना रिस्पेक्ट है उनका इंडस्ट्री में, और लोग मुझे पूछते हैं, अरे राकेश जी ने कहा वक्त आएगा तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा। तो वक्त कब आएगा? वो सारी दुनिया वेट कर रही है, वक्त आएगा, कुछ तो पता चले कौन था क्या नहीं था। कभी कहते कोई कुछ था नहीं। अगर आप लोगों को कोई इंपोस्टर मिला है, नहीं एक्सपोज कर पा रहे हो, तो मुझसे माफी मांगो, क्योंकि इतनी बेइज्जती मैंने सही हुई है, इतनी बेइज्जती सही हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने रातों तक मैं रोती थी और मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे स्ट्रेस हुआ, ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, और हर तरह का मेरे नाम पे वो घटिया वाहियात मेल्स रिलीज करे हुए हैं। उनको आज भी लोग गूगल करके पढ़ते हैं और चटकारे लेते हैं। ये बदतमीजी के लिए मुझे माफी चाहिए उनसे। बुलाओ उनको यहाँ पे। देखिए, उन्होंने ये कहा कि करण जौहर की बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में आप ऋतिक रोशन के पास गई, आपने कहा क्वीन फिल्म की तारीफ के लिए जो आपने मेल भेजी है उसके लिए थैंक यू। ऋतिक रोशन ने कहा मैंने तो आपको कोई मेल नहीं भेजी। उसने क्या उसको रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में, और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दें, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब ये मैटर वहां पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आगे जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। फिर आगे मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। नहीं नहीं, तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहां पे मुझे मिला पार्टी में, तो मैं उसको मिलने गई वहां पे। तो वहां भी मुझे कहता तुम तो बहुत ज्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी खराब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूं, मैं तो वैसे ही हूं। तो ये बात थी हमारी वहां पे। उन्होंने कहा कि आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो हैं, मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। हाँ, और मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो, मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था वो था। अरे यार तुम खुद को इतना ज्यादा मतलब तुम क्या मेनका हो और मैं क्या, मतलब वो क्या थे, विश्वामित्र हो। तुम तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया एक मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वो ही नहीं है, वश नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है? तो मैंने अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। ऐसा कभी होता है क्या? और अगर आपको एक लड़की ने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ।
जब आप खुद कहते हो कि ईमेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिर लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज इसको मत मानना। नंबर 2, कल को कहेगी कि हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। और नंबर 3, लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस के को वो डेट करता था वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी, और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके। ये कहा भी उन्होंने कहा कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने यह माना कि कंगना को एस्पर्जस सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत बात, उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। उसने जितना भी मुझे उसने मेंटल इलनेस के लिए कहता है, ये जो भी सिंड्रोम यूज करता है, ही शुड नो दीज आर रियल डिसऑर्डर्स, ही कैन नॉट यूज देम फॉर कंट्रोवर्सी के लिए यूज करता है वो अलग अलग सी चीजें। लेकिन मेरी बहन को अगर ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। अगर मैं पागल हूँ, मैं ड्रंक होती हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, सब कुछ है, तो आपने मेरे साथ एक फिल्म की काइट्स, उसके बाद आप मेरे पास एक फिल्म के लिए आए क्रिश 3, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कहीं भी जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुमने ये फिल्म पहले रिजेक्ट क्यों की? मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था, तो मुझे पता था कि ये शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीज़ों से जो है दूर रहना है। तो उस बंदे ने 6 महीने पीछे पढ़ पढ़ के वो फिल्म मुझसे साइन करवाई। तो मुझसे पूछा आपने फिल्म साइन क्यों की, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो इतने ही पागल हैं, इतने ही बदतमीज हैं, तो क्यों मर मर के बार बार फिल्मों में लेते हो आप? इतना तो आप खुद पे तो आप ही का प्रोडक्शन है, आप ही के घर की फिल्म है, सब कुछ, तो आपको मुझे को ही क्यों लेना है 4 लोगों को रिजेक्ट करके, जब मुझ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है? ये मैं जानना चाहती हूँ। ये तो वो खुद पे कर ही सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने 1439 मेल तो नहीं लिखे, लेकिन 2-4 खत तो लिखे होंगे। उसमें मुझे इतना दुख हुआ रजत सर, क्योंकि मैंने सच में ही उस इंसान को बहुत प्यार किया था, और मुझे इतना दुख इसलिए हुआ क्योंकि उसने वो जो मुझे एक्चुअली शायरी लिखने की आदत है और ये सब है, तो मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो हम लोगों का बड़ा अच्छा एक्सचेंज था, और जो लोगों का पर्सनल एक इंटीमेसी होती है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, जब भी आप किसी के साथ में एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा कीमती पल थे मेरी ज़िंदगी के वो। और उसने उन 3-4 लेटर को जो कि मैंने उसको भेजे थे, उसमें उनको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने उन लेटर्स में डाला है जो कि मैंने नहीं भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने अपने प्रेमी के लिए, या कहीं ना कहीं जो मैंने इतने आई थिंक कहीं ना कहीं एक अलग सी जोन में इंसान होता है जब वो उस तरह की बातें, उस तरह की नज़में, उस तरह की शायरी आप किसी के लिए नहीं करते, तो वो सब उसमें डाल के उसने दुनिया में वो मेरे को बदनाम करने के लिए यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक अ सेकेंड डेथ यू गो थ्रू व्हेन समबडी डू दैट टू यू। बहुत तकलीफ हुई होगी जब ये चीज़ें पब्लिक हो गई, जो आपके बीच की पर्सनल इमोशनल चीज़ें थी। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा जैसे इट इज़ लाइक सेकेंड डेथ, या लाइक फर्स्ट डेथ, सेकेंड तो होगी जब होगी, बट इट इज़ लाइक अ डेथ एक्सपीरियंस टू नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर एनी पर्सन। कोई आपने उनसे हक मांगा था? आपने कहा कि मैं मिस्ट्रेस नहीं रहना चाहती, मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। देखिए, जब हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा पब्लिकली, और कभी भी हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। तो फिर